लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। अब मैंने नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या लेके आ गया मैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हेड्स ऑफ इनकम। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम इन द इनकम टैक्स लॉज। सिर्फ 5 हेड है इनकम के। इस पे आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि कितने हेड्स है इनकम टैक्स में, इनकम के कितने हेड्स है, तो आप कह सकते हैं 5 हेड्स है। वो 5 हेड्स क्या है अभी डिस्कशन होगा, ये मैंने आपके लिए लिख लिया। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन मैंने उसके बाद लिखा, थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने लिखा सोर्सेज ऑफ इनकम। सोर्सेज ऑफ इनकम जो होते हैं वो मैंने लिखा आर इन्फिनिटी। क्या मतलब हुआ सर इसका? मतलब कमाने का जरिया कुछ भी हो सकता है, कमाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, यानी आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन चाहे हजारों सोर्सेज हो, 10,000 सोर्सेज हो, ये सारे सोर्सेज अल्टीमेटली हमें सम अप करने हैं 5 हेड्स में। यानी फिर जितना भी सोर्सेज होगा वो अल्टीमेटली सेटअप होगा, वो सारे किसके अंडर आएंगे? 5 हेड्स के अंडर। सर वो 5 हेड्स क्या है उनका डिस्कशन भी करेंगे। वो 5 हेड्स पहले डिस्कस कर लेता हूं। 5 हेड्स क्या क्या है? पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट इज कॉल्ड पीजीबीपी, मतलब बिजनेस इनकम। चौथा हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सर इसका क्या मतलब? सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, एक एक करके करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है फिफ्थ हेड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नाउ लेट अस डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक वन बाय वन। पहला हमारा जो टॉपिक है, द फर्स्ट टॉपिक इज इनकम फ्रॉम सैलरी। सर पहली कमाई मेरी कहां से हुई? सैलरी से हुई। तो क्या सैलरी टैक्सेबल है? आंसर इज यस। तो आपकी इनकम जो है, सर मैं ना या मेरे पापा ना सैलरी कमाते हैं, क्या उसकी इनकम टैक्सेबल है? आंसर इज यस, बट देयर इज एन एक्सेप्शन कि इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2.5 lakhs तो वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन जनरली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा ही होगी अगर आपको सैलरी मिलती है। सर अगर नहीं मिलती वैसे तो वो टैक्सेबल है, लेकिन लिमिट की वजह से जो सरकार ने एक एग्जाम्पशन लिमिट बनाई 2.5 लाख की, उसकी वजह से वो फिर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन क्या वो टैक्सेबल है? आंसर इज यस। क्या सर अगर किसी की कमाई सैलरी से होती है तो क्या वो टैक्सेबल है? आंसर इज यस। उसका पहला हेड ही है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। जैसे मैं हल्का सा ऐसा कुछ कुछ चीजें बता देता हूं, सारा डिस्कशन तो कर ही नहीं सकता मैं कि सारा डिस्कशन अगर इस पे किया जाए तो पूरा 1 साल सैलरी पे ही डिस्कशन चला जाए। मैं तो सोचता हूं इस पे सबसे ज्यादा लेक्चर सैलरी पे, क्योंकि इस पे वास्ट डिस्कशन है। लगता तो छोटी चीज है सैलरी कमाई, छोटी चीज लगती है, सैलरी है 1 महीने के बाद आती है। बट अगर आप ध्यान से इस चैप्टर को पूरे कोर्स को कवर करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा सैलरी वैसे बोलने में तो आसान है लेकिन पढ़ने में बहुत टफ है। लेकिन अभी आपके लिए उतना सिलेबस में नहीं है। अभी आपके सिलेबस में क्या है कि आपकी इनकम, पहला हेड जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। तो सैलरी से जो इनकम आती है, सरकार आपके लिए एक डिडक्शन लेके आ गया जिसका नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ₹50,000। मुझे लगता है कि ऐसा वो पूछ सकता है सैलरी के लिए कौन सी डिडक्शन अवेलेबल है। तो ये है जनरल डिडक्शन। ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये एक जनरल डिडक्शन है। जो भी कोई सैलरीड पर्सन है उसको हम 50,000 की डिडक्शन देंगे। कोई भी चीज या कोई भी एक्स्ट्रा चीज करने के बाद या सैलरी में और कोई भी चीज करनी हो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही एक बात आपके लिए मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो आपको सैलरी, चाहे आप कितनी भी सैलरी कमाते हैं, 50,000 की डिडक्शन आपको मिलती है। मैं अभी अभी आपसे डिस्कशन करूंगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स पे। सर क्या मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स पे? प्रॉफिट्स एंड गेन्स पे डिस्कशन ये करूंगा बेटा, ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स निकलेगा कैसे? असल में होता है ये किस पे टैक्स लगता है? नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट पे मतलब क्या हुआ? लॉ कहता है आपसे आप कमाओ, खर्चे करो और हमें टैक्स दो नेट प्रॉफिट पे। मींस आपने कितना कमाया माइनस आपने कितना खर्चा किया, जो बचता है उस पे हम टैक्स लगाएंगे। ये कहता है सरकार बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के
इनकम के लिए। लेकिन अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो लॉ आपको किसी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं देता। जैसे कि सर मेरी सैलरी की इनकम है, मैं साल में अपने बच्चों पे कुछ खर्चे करता हूं, मैं घर पे कोई खर्चा करता हूं, मैं कोई और खर्चा कर लेता हूं, क्या उसकी डिडक्शन मुझे सैलरी में मिलेगी? आंसर इज नो। बट देयर आर सम डिडक्शंस जो लॉ ने कही है, वो मैं डिस्कस तो नहीं कर सकता, लेकिन लॉ ने कुछ कुछ डिडक्शंस आपके लिए अलाउ की है कि किस किस चीज के लिए। लेकिन अगर आप साल में कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं तो क्या आपको सैलरी में उसकी डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज नो। बट देयर इज सेक्शन 80C इनकम टैक्स का है। ये एक चैप्टर है, फुल चैप्टर है, हम जिसे हम कहते हैं डिडक्शन का चैप्टर। ये आपको मिलता है डिडक्शन का चैप्टर। जैसे कोई सैलरीड आदमी है तो उसका पीएफ बनता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह को पैसे जाते, तो उन चीजों की डिडक्शन मिलती है। इसका मैं हल्का सा आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये डिडक्शंस का क्या मतलब है। वो आपका इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊंगा उसमें मैं आपको हल्का सा डिस्कस उसके बारे में करता हूं कि 80C के बगैर और भी सेक्शंस है, 80D है, 80 जो मेरा टॉपिक होगा उसमें मैं आपको हल्का सा डिस्कस करूंगा, उसमें ये पूरा डिस्कस करने की जरूरत भी है। अभी मैं डिस्कस क्या कर रहा हूं सर? सैलरी में आपको सिंगल एक डिडक्शन मिलती है, चाहे आप साल में कितने भी खर्चे करो, सरकार उन खर्चों को इग्नोर करेगी। आपसे बोलेगी कितनी आपकी इनकम है सैलरी की, आप कहेंगे इतनी है, उसमें से 50,000 की डिडक्शन, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये मिलेगी। बाकी जितना भी बचा उस पर टैक्स लगेगा, एक्सेप्ट कुछ डिडक्शन मिलेगी जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो सैलरी इनकम पहली वाली होगी, आप इनकम फ्रॉम सैलरी। नाउ दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर अभी हाउस प्रॉपर्टी वाला क्या सीन है? हाउस प्रॉपर्टी इनकम हाउस प्रॉपर्टी पे कैसे आ सकती है? अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग, सर क्या वो रेजिडेंट होना चाहिए, क्या वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी जहां लोग बसते हैं ऐसी वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या वो कोई कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है जहां लोग बिजनेस करते हैं, आपकी कोई शॉप है उस टाइप की, वो सारी चीजें इसी में आएंगी। तो आप क्या करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दे देते हैं। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देते हैं और जो वहां से रेंट आएगी वो किस हेड में आएगी? वो आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिर्फ सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल, सर मैंने कोई मशीनरी रेंट पे दे दी, मुझे रेंट आई, क्या वो रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी? आंसर इज नो। तो फिर सर सिर्फ कोई आपके पास अगर हाउस प्रॉपर्टी कोई बिल्डिंग है, चाहे फिर वो रेजिडेंस के लिए यूज होता हो, चाहे वो आपके लिए आपने कोई शॉप है आपके पास, आपकी कोई शॉप एस्टेब्लिशमेंट है, आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो आपको कोई भी अगर रेंट, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी आप रेंट पे दे देते हैं, उसकी इनकम आती हो तो दैट इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहां पे टैक्सेबल क्या होगा, ख्याल रखना, मुझे इसी का थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा कैपिटल गेन में, इसलिए आप ध्यान से इस चीज को सुनेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या टैक्सेबल होगा। रेंट टैक्सेबल होगी, जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी पे रेंट आएगी वो टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। मैं इस टॉपिक को छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए, इससे पहले मैं इस टॉपिक पे आ जाता हूं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। लॉ कहता है कि अगर आप उस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं देन दैट इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट इफ यू सोल्ड दैट प्रॉपर्टी, अगर मैं सर इसी प्रॉपर्टी को सोल्ड कर देता हूं, बेच देता हूं, क्या बेचने पे प्रॉफिट हो सकता है? आंसर इज यस। प्रॉपर्टी डीलिंग, प्रॉपर्टी में जो डील करते हैं उनको पता है मैक्सिमम प्रॉफिट प्रॉपर्टी डील्स में आती है। आप लाखों कमाते हैं इसमें, लैक्स में पैसे कमाते हैं, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने कोई हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड की, सोल्ड करने के टाइम पे मुझे कोई इनकम आई, सर फॉर एग्जांपल दे देता हूं, सर हाउस प्रॉपर्टी जो है वो सोल्ड हुई है आपकी 10 लाख पे। सर मैंने जो उसको परचेज किया था, परचेज का मतलब होता है खरीदना, मैंने उसे परचेज किया था 5 लाख पे, तो आपका प्रॉफिट कितना बना सर? 5 लाख रुपीस।
तो क्या सर ये 5 लाख रुपीस हाउस प्रॉपर्टी पे है, तो क्या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होंगे? आंसर इज नो। तो ये कहां टैक्सेबल होगा? ये तब टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो अगर आप किसी भी, मैं सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हाउएवर हाउस प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एसेट, इसका डिस्कशन में अभी नहीं कर सकता कि कैपिटल एसेट क्या होता है। अगर इसके डिस्कशन पे चला जाऊंगा 10-20 लेक्चर तो इसी बात पे चले जाएंगे अगर मैं वो डिस्कशन करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में आपके सिलेबस का वो पार्ट नहीं है कैपिटल एसेट क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कैपिटल गेन में क्या क्या चीजें आती हैं हल्का सा, क्योंकि आपको हल्का सा आइडिया मिलना चाहिए। पहली बात मैंने डिस्कशन किया, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी को सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं, तब आप कोई प्रॉफिट कमाते हैं तो वो टैक्सेबल होगा आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। अगर आप उसी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देते हैं तब टैक्सेबल होगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हल्का सा डिफरेंस है। सेल करेंगे तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, आप उसे रेंट पे देंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर क्या हम इंटरचेंज हेड कर सकते हैं, वहां की इनकम यहां की इनकम वहां डाल सकते हैं? आंसर इज नो। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये मान लिया जाएगा आपने इनकम को क्या किया, आपने इनकम को छुपा लिया, जिसके हम एस्केप कहते हैं, अपने इनकम को एस्केप कर लिया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो ये लॉ के हिसाब से गलत हो जाएगा, तो इसके लिए मसला आगे बढ़ सकता है। अब मैं आपसे क्या कर रहा हूं, ओवरऑल अगर आपकी रेंटल इनकम है हाउस प्रॉपर्टी पे तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी। सर मैंने फिर से लास्ट टाइम आपने बताना है कि सर मैं जो बात कर रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल की इनकम बात कर रहा हूं। अगर मैं सारी रेंटल्स की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे मेरे पास कोई गाड़ी है, मैं रेंट हायर कर देता हूं गाड़ी को, मैं उसको रेंट पे दे देता हूं, सर उसकी जो रेंटल इनकम आएगी, क्या वो रेंटल इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होगी? आंसर इज नो। आपने एक वर्ड का ख्याल रखना है, यहां पे वर्ड क्या लिखा, हाउस प्रॉपर्टी। वो हाउस होना चाहिए, कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी रेंट जो आएगी वो टैक्सेबल होगी यहां पे। और अगर आपने उसी हाउस प्रॉपर्टी को सोल्ड किया, वहां पे कोई प्रॉफिट आया तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन का हल्का सा और डिस्कशन मैं आपको बता देता हूं। वो और डिस्कशन क्या है, पहले हमें डिसाइड करना होता है कि कौन कौन सी चीजें कैपिटल एसेट होती है। कैपिटल एसेट जैसे हाउस प्रॉपर्टी होता है, कैपिटल एसेट जैसे आपके पास लैंड हो, कैपिटल एसेट है। अगर आपके पास शेयर्स हो, जो कंपनीज के शेयर्स वगैरह होते हैं, वो कैपिटल एसेट होते हैं। लेकिन अगर आप शेयर्स का बिजनेस ही करते हैं तो वो कैपिटल एसेट उस टाइम पे नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक इन ट्रेड बन जाते हैं। उसका डिस्कशन आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं हल्का सा आइडिया आपको दे रहा हूं कि कैपिटल एसेट जैसे आपके पास, और भी जैसे आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड इज अ कैपिटल एसेट, तो उस पे गोल्ड को सोल्ड करने पे क्या टैक्सेबिलिटी आएगी? आंसर इज यस। और गोल्ड को सोल्ड करेंगे तो कहां टैक्सेबिलिटी आएगी? आंसर इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो कैपिटल एसेट है। इसका डिस्कशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इतना आइडिया मिलना चाहिए कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या होती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने पेंडिंग रखा था वो है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं पीजीबीपी। अब हम इसको डिस्कस इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब यहां पे दो चीजें इंक्लूड होती है, बिजनेस भी इंक्लूड होगा, आपका प्रोफेशन भी इंक्लूड होगा। बिजनेस हो गया, हम जो ट्रेडिंग वाला बिजनेस करते हैं तो वो आ गया आपका बिजनेस में। और अगर कोई प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल किस में आएगा? प्रोफेशन में। जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो आएगा प्रोफेशन में। तो आएगा तो इसी हेड में, लेकिन दोनों वर्ड्स कवर होंगे, चाहे आप बिजनेस करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो यू बोथ विल कम अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम पीजीबीपी। अब यहां पे सीन क्या, हमने इसका नाम रखा है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। यहां टैक्सेबिलिटी आती है नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है सर? यहां पे आपको लॉ कहता है, आप सेल बताओ कितनी है, आपने कितना सेल किया, आप उस पे माइनस करो सारे खर्चे, जितना भी आपका एक्सपेंसेस है। हल्का सा आपको आइडिया मिल गया होगा।
अगर नहीं भी है आइडिया सर नेट प्रॉफिट क्या होता है, जो हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग पे, उस टाइम पे आपको हल्का सा आइडिया मिल जाएगा कि नेट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। तो पीजीबीपी के हेड में ऐसी चीजें पॉसिबल है। पीजीबीपी कहता है जो आप सेल करते हैं, आप सेल में माइनस कर सकते हैं जितने भी खर्चे आपके हुए हो, लेकिन ख्याल रखना कौन से वाले खर्चे सर, वो खर्चे विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस। जो आपके पर्सनल खर्चे हैं जिनको हम ड्राइंग्स कहते हैं, वो पर्सनल खर्चे आप यहां माइनस नहीं कर सकते। कौन से वाले खर्चे माइनस कर सकते हैं, बिजनेस एक्सपेंडिचर जो भी होगा, बिजनेस रिलेशनशिप जो खर्चा रखता होगा, वो आपको माइनस मिलेगा। उसके बाद आपका जो नेट प्रॉफिट आता है, इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आती है। तो मुझे समझाना क्या था, इस हेड में क्या टैक्सेबल होगा। इस हेड में जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग प्रोफेशन चलाते हैं, जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो आती है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स। जिमनन मुझे एक बात याद आ गई, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि अगर आपने गोल्ड सोल्ड किया, तो वो गोल्ड जो सोल्ड करेंगे आप, गोल्ड क्योंकि कैपिटल एसेट होता है इसलिए वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। बट उसकी एक एक्सेप्शन है, क्या है सर, अगर कोई गोल्ड बेचने वाला होगा, मतलब अगर कोई दुकान चला रहा, अगर किसी का बिजनेस ही है गोल्ड को सोल्ड करना या सेल परचेज करना, जैसे आपने देखे होंगे दुकानदार जो गोल्ड के साथ डीलिंग करते हैं, तो उनका जो गोल्ड है वो उनके लिए कौन सा वाला है, गोल्ड उनका जो है वो उनके लिए बन जाएगा SIT। SIT का मतलब होता है हमारे यहां STOC के स्टॉक इन ट्रेड। सर क्या मतलब हुआ, मैं हल्का सा डिस्कस इसको भी जोड़ रहा हूं इसके साथ। सर अगर जैसे हमने कहा गोल्ड इज अ कैपिटल एसेट, लेकिन कब कैपिटल एसेट और कब वो स्टॉक इन ट्रेड बनेगा। अगर आप गोल्ड का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है। अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है तो वो आपका टैक्सेबल होगा पीजीबीबी में, क्योंकि आप उसका बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर में है सोना, वो गोल्ड जो है आपके घर में, आप उसका बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो आपके घर में पड़ा हुआ है, उसको आप सोल्ड करेंगे, उस टाइम पे जो नेट प्रॉफिट होगा वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में। तो मैं ओवरऑल क्या कहता हूं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो आपके कैपिटल गेन बन, जैसे कि आपको एग्जांपल दे देता हूं, दूसरे एग्जांपल दे देता हूं शेयर्स की। अगर मैं शेयर्स में डीलिंग करता हूं, शेयर्स सेल परचेज का बिजनेस ही कर रहा हूं, तो शेयर्स का बिजनेस जो उस पर कमाई होगी तब वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में। लेकिन अगर मैं शेयर्स को सेल परचेज करने का बिजनेस नहीं है, मैं रख रहा हूं लॉन्ग पीरियड के लिए, अपनी एक इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, मुझे बिजनेस तो नहीं करना, मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता हूं, बिजनेस के लिए नहीं कर रहा हूं, प्रॉफिट के लिए कर सकते हैं लेकिन बिजनेस नहीं कर रहा हूं ऐसा में, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। और अगर मैं उस एंगल से कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, बिजनेस नहीं करूंगा। अगर बिजनेस नहीं करूंगा तब आएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, लेकिन अगर मैं इसका बिजनेस कर रहा हूं तब आएगा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। ये आपने इसकी डिफरेंस को हल्का सा आइडिया या दिमाग में रखना पड़ेगा। तो फाइनली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एज इट इज नेम सजेस्ट्स, अदर सोर्सेज मींस सर हमने कवर किया इनकम फ्रॉम सैलरी को, हमने कवर किया हाउस प्रॉपर्टी को, हमने कवर किया पीजीबीपी को, बिजनेस को, हमने कवर किया कैपिटल गेन को। सर अब तो बहुत सारे सोर्सेज अभी भी है। लॉ कहता है मैंने आपको 4 सोर्सेज इंपॉर्टेंट वाले बता दिए, कौन से वाले, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन। अब इसके बावजूद इन रिलेशन में आपको कोई इनकम आएगी तो इन 4 में टैक्सेबल करना, देखना किस में फॉल होती है। अगर इन 4 में कहीं फॉल नहीं होती कोई इनकम, वो इनकम कहां चली जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एज इट्स नेम सजेस्ट्स कि अदर सोर्सेज मींस जो कहीं फॉल नहीं होगा, वो इनकम आपकी टैक्सेबल यहां पे होगी। अगर किसी को डाउट होता है यहां पे, सर लगभग हमारे दिमाग में जो इनकम्स थी, हो सकता है इनमें से भी आपको कम ही इनकम्स पता हो। सर हमारे दिमाग में जो इनकम्स थी वो तो आपने बता दिए, अदर सोर्सेज में फिर क्या चला जाएगा। अदर सोर्सेज में एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी है, एनफ एग्जांपल्स है। पेंशन है, सर पेंशन तो सैलरी होगी ना, ना ना, सैलरी अलग है, पेंशन अलग है। जब तक आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तब तक उसको सैलरी बोला जाएगा, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन एक बार आप रिटायर हो गए उसके बाद उसका नाम सैलरी नहीं, पेंशन रहेगा। अगर आप पेंशन कमाते हैं तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। जैसे एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल सर इंटरेस्ट। हो सकता है आपके
आपके पेरेंट्स ने या आपने खुद कहीं पे एफडी, किसी बैंक में एफडी करा रखी हो, जिसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, उस पे आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो वो इंटरेस्ट कहीं पे फॉल नहीं होगा इन चारों में। सर जिसका कोई घर नहीं उसका कौन सा वाला आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम्स, इसलिए मैंने पहले कहा आपको सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हेड 5 ही है। और अगर कोई इनकम, अगर किसी भी सोर्स से कोई इनकम आती है और इन 4 हेड्स में वो फॉल नहीं होती, तब वो कहां चली जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके लिए एनफ एग्जांपल्स है, ये एक्स्ट्रा हो गया। आप ऐसे सोच सकते हैं। सर क्या ओवरऑल आप कैसे सोच सकते हैं? इसको आसान करने के लिए आसान भाषा में आप ये सोचेंगे, क्या सर ये सैलरी इनकम है? नहीं है, यहां से बाहर। क्या सर ये हाउस प्रॉपर्टी वाली रेंट है? आंसर इज नो, यहां से भी बाहर। क्या सर वो पीजीबीपी बिजनेस इनकम है? आंसर इज नो, यहां से भी बाहर। क्या सर वो कैपिटल गेन है? यहां भी नहीं फॉल होता है, तो अल्टीमेटली कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये हमारा डिस्कशन था किसके ऊपर? हेड्स ऑफ इनकम। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। हेड्स ऑफ इनकम में सिर्फ टोटल 5 हेड्स है, लेकिन सोर्सेस ऑफ इनकम कितने भी हो सकते हैं। तो अगर इन चारों में फॉल हो रहे हैं तो इन चार्ज में डाल देना, अगर कहीं नहीं फॉल हो रहे, यहां पे भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अगर ऐसी वाली इनकम से तो वो कहीं फॉल नहीं हो रही, तो वो कहां चली जाएगी? वो चली जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। नाउ अभी पुराने टॉपिक में आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि टोटल इनकम क्या होती है। जब हम पढ़ रहे थे स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तब मैंने कहा तो टोटल को छोड़ दो, आप स्कोप ऑफ इनकम में देख लो कि क्या क्या इनकम आएगी। दूसरी बात हम ये भी पढ़ के आए, इसे हम कहते थे हेड्स ऑफ इनकम। हमने पढ़ा सर सैलरी से पैसा आ सकता है, हाउस प्रॉपर्टी के रेंट से पैसा आ सकता है, बिजनेस से पैसा आ सकता है, कैपिटल एसेट को सोल्ड करने से पैसा आ सकता है, और जो कहीं नहीं आया वो यहां आएगा, तो कोई अदर सोर्स भी आपके लिए इनकम का होगा। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास कमाई है, सर हमारे पास सैलरी की कमाई है, सैलरी की इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, वो भी ऐड कर लेते हैं, और हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रीजीबीपी है तो वो भी ऐड कर लेते हैं, हमारे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है वो भी ऐड कर लेते हैं, हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर कोई और सोर्सेज भी है तो वो भी ऐड कर लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे होती है? वो होती है इन पांचों हेडों को प्लस करेंगे। ये सारे जो हेड है, 5 के 5 हेड को अगर हम प्लस करेंगे तो इसका प्लस जो उसको हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम को सिंपल वर्ड में कहा जाता है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। अगर इन 5 हेडों को टोटल किया जाए, सम अप किया जाए, या इसकी समेशन बनी जाए, तो उस समेशन को हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद अभी जाके मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिडक्शन के बारे में डिस्कशन किया, जो चैप्टर 6A में डिस्कस हो चुकी है। आपके सिलेबस का इतना पार्ट नहीं है, लेकिन हल्का में आइडिया जो है वो आपको दे देता हूं। आइडिया क्या है सर? आइडिया ये है, ये डिडक्शंस क्या है, जैसे एटीसी जो मैंने अभी डिस्कस किया था हल्का सा, एटीसी में बहुत सारी डिडक्शंस अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं, टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप इन सेक्शंस को यूज करते हैं तो आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, अपना टैक्स बचा सकते हैं। इसे हम इवेजन ऑफ टैक्स नहीं कहते, इसे कहते हैं प्लानिंग, विच इज अलाउड एज पर द इनकम टैक्स लॉ। आप इनकम टैक्स इवेजन नहीं कर सकते, जो आपके लिए डिफॉल्ट या फ्रॉड माना जाएगा अगर आप इवेजन करते हैं, छुपाते हैं या कोई फ्रॉड करते हैं। लेकिन अगर आप इन सेक्शंस को यूज करके अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉ आपको इजाजत देता है ऐसा करने के लिए। लॉ कहता है आप अपना एलआईसी कराओ, बहुत सारे मैं कुछ डिस्कस करूं। लॉ कहता है आप अपना एलआईसी कराओ, बच्चों का एलआईसी कराओ, अपने स्पाउस का एलआईसी कराओ, आप अपने स्पाउस का, अपने बच्चे का एलआईसी कराओ। अगर आप एलआईसी कराते हैं उस पे जो खर्चा होता है या खर्चा होगा आपका आपका वो हम डिडक्शन अलाउ करेंगे। लेकिन कहां पे? वो यहां पे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में करेंगे, अगर आप कोई एलआईसी करते हैं। लॉ कहता है अगर आपको साल में पीएफ भरना पड़ा, एज अ सैलरीड पर्सन है तो प्रोविडेंट फंड का सीन तो पॉसिबल ही है, तो अगर आप प्रोविडेंट फंड करते हैं तो प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन, जितना आप प्रोविडेंट फंड में डालते हैं तो आपको उस चीज की भी डिडक्शन मिल जाती है।
लॉ कहता है आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करो, बहुत सारे केसेस में उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, फिर ये लंबा हो जाएगा आज का लेक्चर। मैं क्या कहता हूं, सेक्शन 80C बहुत सारी एक्ट को अलाउ कर देता, आप ये चीजें कर सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दी, एक्स्ट्रा एग्जांपल क्या दी, LIC प्रोविडेंट फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहां इन्वेस्ट करेंगे तो लॉ आपसे कहता है हम आपको इस चीज की डिडक्शन देंगे। अब मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, आप इसे याद रखना। लॉ ने कहा आप कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 लाख, मींस 1.5 लाख। लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है 80C को। वैसे मुझे नहीं लगता आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं आपको ये बता देता हूं, याद रखना इसको। 80C की डिडक्शन, सर अगर मैं LIC कराता हूं 5 लाख की, प्रोविडेंट फंड कराता हूं 4 लाख का, हो गए 5 4 9 लाख, तो क्या मुझे 9 लाख की डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज नो, बिकॉज द लॉ हैज रिस्ट्रिक्टेड द डिडक्शन अप टू 1.5 लाख। मींस आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वो 1.5 से ज्यादा है तो डिडक्शन 1.5 मिलेगी। अगर 1.5 से, जैसे मैंने 1 लाख का इंश्योरेंस कराया और कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो लॉ कहता है आपको सिर्फ 1 लाख की डिडक्शन मिलेगी, तब 1.5 लाख की नहीं मिलेगी। तो अगर एक्सपेंडिचर आपने या ये चीजें आपने 1.5 लाख से ज्यादा की तो डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट की जाएगी 1.5 लाख तक, और अगर 1.5 लाख से कम है तो उतना जितना आपने इन्वेस्ट किया। ये थी बात 80C की। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, 80D भी आता है, कहता है आप हेल्थ इंश्योरेंस कराओ अपना। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का, LIC अलग है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों डिफरेंट पार्ट्स है। मेरा डिस्कशन नहीं तो मैं इस पे भी डिस्कशन कर लेता। 80D आता है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं, अपने माँ बाप का हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो लॉ इसके बारे में डिडक्शन अवेलेबल कर देता है। तो n नंबर ऑफ डिडक्शंस है। जैसे आपके बच्चे है, 80E है। 80E कहता है अगर आपने किसी बैंक से एजुकेशन लोन लिया है, आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए कोई एजुकेशन लोन लिया, अपने लिए ले लिया, और फिर आप इसको रीपे कर रहे हैं, आप इसकी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो लॉ कहता है हम इसकी भी आपको डिडक्शन दे देंगे। तो बहुत सारी एग्जाम्पशंस है, बहुत सारी डिडक्शंस है। या 80DD है, 80U है, अगर किसी का कोई हैंडीकैप्ड कोई है तो उसके लिए अलग से डिडक्शंस। हैंडीकैप कितना है, सीवियर डिसेबिलिटी है या सिंपल हैंडीकैप है, अगर सिंपल है तो उसके लिए 75,000 की एग्जम्पशन रखी है, अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 1.25 1.25 की डिडक्शन रखी है, 1.25 की, यानी 1,25,000 की डिडक्शन है। तो इसका डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा है इस चैप्टर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में क्या क्या आता है। तो ये सारी डिडक्शंस, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, आप क्या क्या कर लेते हैं, उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। और जब ये डिडक्शन में माइनस करूंगा, किसमें, GTI में माइनस होगा, जो बैलेंस निकलेगी उस बैलेंस को कहा जाता है टोटल इनकम। इसी बैलेंस को टोटल, आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है, इसमें से माइनस करेंगे जो डिडक्शंस आपके पास अवेलेबल है, और आपको वही डिडक्शन मिलेगी जो आपने अवेल किया, जो आपने यूज किया, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रही हो। वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को सरकार कहती है, उसको इनकम टैक्स कहता है, दिस इज कॉल्ड टोटल इनकम, या कभी कभार हम इसे नेट टोटल इनकम भी कहते हैं। तो जो आपके टैक्सेस लगते हैं वो इस इनकम पे लगते हैं। मींस टैक्सेस कहां से स्टार्ट होते हैं, टैक्स लगना कहां से स्टार्ट होता है, वो किस पे होता है, टोटल इनकम पे। क्या सर ग्रॉस टोटल इनकम पे? आंसर इज नो। ग्रॉस टोटल इनकम में आपको चैप्टर 6 की डिडक्शन मिलेगी, जो वहां बचेगा उसको हम कहते हैं नेट टोटल इनकम या टोटल इनकम। उसके ऊपर फिर सरकार टैक्स लगाता है, प्रोवाइडेड इट शुड बी मोर देन, यानी टोटल इनकम शुड बी मोर देन 2.5 लाख। अब मैं आपको हल्का सा डिस्कस करूंगा जो इनकम टैक्स में रेट्स रखी हैं, उसके बारे में हल्का सा डिस्कस करूंगा। नाउ लेट अस डिस्कस दैट।